नमस्कार, मैं उमेश चतुर्वेदी, दिल्ली कस्टम ब्रोकर हूँ। दिल्ली से मैं लाइसेंस होल्डर हूँ कस्टम ब्रोकर का, और मैं यहाँ पर दिल्ली में पिछले 30-35 सालों से इस फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस फ्रेटर्निटी में काम कर रहा हूँ। मैंने इस फ्रेटर्निटी के लिए कई सारे ऐसे काम किए। पर्टिकुलरली मैं एजुकेशन देने में विश्वास रखता हूँ। मैंने 95 से कस्टम ब्रोकर्स को एजुकेशन देना शुरू किया। 15-20 साल मैंने दिया, उसके बाद मैं अपने कामकाज में लगा। अब मैं कस्टम ब्रोकर एसोसिएशन के इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरी टीम का नाम है टीम यूनाइटेड। उस टीम से मैं अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम ब्रोकर जो 1 सितंबर को एग्ज़ाम जो अपने इलेक्शन हो रहे हैं, ये एक तरह का एग्ज़ाम ही है कस्टम ब्रोकर के लिए। यहाँ पर आपको आना है और अपनी बात रखनी है, सोच समझ के रखनी है। ये घड़ी ऐसी है कि यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है 2 साल में एक बार। यहाँ पर आप पढ़े लिखे लोगों को जिताकर भारी मतों से विजयी बनाएं। मेरी टीम यूनाइटेड में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है, यंग लड़के भी लिए हैं, ताकि क्या है कि आगे के लिए एक यंग जनरेशन को हम ये कमान सौंप सकें और आपको साथ में अनुभवी लोग भी मिलें। तो ये कॉम्बिनेशन बना के हम आगे चले हैं। हम चाहते हैं कि जो भी मतदान करने आ रहा है कस्टम ब्रोकर, वो अपने इस मतदान के अधिकार का सदुपयोग करें और वो सही लोगों को चुने जो उनकी समस्याओं को समझ सकें और उनको सही जगह सही स्तर पर एड्रेस कर सकें। जो 1 सितंबर को चुनाव हो रहा है अगले 3-4 दिन के बाद, उसमें मैं अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए खड़ा हुआ हूँ, और मेरे कुछ पर्टिकुलर रीज़न हैं। ये इलेक्शन जो 1 तारीख को हो रहे हैं, 1 सितंबर को, ये मैनेजिंग कमेटी के इलेक्शन है। दिल्ली कस्टम ब्रोकर एसोसिएशन की मैनेजिंग कमेटी के इलेक्शन होते हैं। इससे पहले 13 मेंबर हुआ करते थे, इस बार 4 मेंबर ज़्यादा हैं, 17 मेंबर के लिए हैं, जिसमें 6 ऑफिस बेयरर होते हैं। इसमें प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, देन जॉइंट सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। उसके बाद 11 मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स होते हैं। तो 17 लोगों की मेरी टीम है और मैं अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हूँ। बेसिकली मैनिफेस्टो के जो मेजर पॉइंट हैं वो हैं हमारी जो कस्टम ब्रोकर रेगुलेशंस हैं उनके अंदर पॉजिटिव बदलाव लाना एक मेजर पॉइंट है, क्योंकि इसमें 2-4-5 ऐसे क्लॉजेस हैं, रेगुलेशंस हैं जो कस्टम ब्रोकर फ्रेंडली नहीं हैं, जहां पर कस्टम ब्रोकर के ऊपर जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। तो एक तो उसके अंदर अमेंडमेंट लाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। उसके लिए जिस भी लेवल पे हमें सरकार में जाना पड़े हम जाएंगे और इसमें पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। दूसरा मेजर पॉइंट है हमारे कस्टोडियंस की हैंडलिंग का तरीका। दिल्ली इंडिया के मेजर एयरपोर्ट्स में से एक है और बहुत लार्ज क्वांटिटी हैंडल होती है यहाँ पर, लेकिन विगत 3-4 सालों में ये एक बड़ी क्रॉनिक प्रॉब्लम रही है कि हमारा जो कस्टोडियन है वो जो एक्सपेक्टेशन है ट्रेड की, इंपोर्टर की, एक्सपोर्टर की, कस्टम ब्रोकर की, उसको मीट नहीं कर पा रहा है, और 3-4 साल से कोई किसी तरह का डेवलपमेंट, वही प्रॉब्लम रिपीटेडली आ रही है। इसको किस तरीके से एड्रेस किया जाए, ये ज़रूरत पड़ी तो सरकार में मिनिस्ट्री का इंटरवेंशन भी लिया जाएगा। उसको उस लेवल पे अगर एड्रेस करना हुआ तो वहाँ भी एड्रेस करेंगे ताकि इसका परमानेंट सॉल्यूशन आ सके। सर, इस बात के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि ट्रेड जो है, ट्रेड में मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं, अगर आप बताएं तो। आपके दूसरे सवाल के साथ ही रिलेटेड है, जो मेरे मैनिफेस्टो है उसी से रिलेटेड आपने ये सवाल किया है। और मेजर प्रॉब्लम में इंफ्रास्ट्रक्चर की तकलीफ़, जैसा भी मैंने बताया कि हमारे जो कस्टोडियन हैं जो हैंडलिंग करते हैं माल को, लोडिंग ऑफलोडिंग, एयरपोर्ट में जो जहाज़ पे चढ़ाना और जहाज़ से उतारना, उसके बाद की कस्टम क्लियरेंस का जो पीरियड होता है, उस हैंडलिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वॉल्यूम्स के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है। अभी तक किसी ने ये स्टडी की नहीं कि वॉल्यूम किस तरीके से किस पीरियड में कितना आता है,
और अगर कोई कंसंट्रेटेड है वॉल्यूम किसी सर्टेन पीरियड के लिए, तो उसको अपन कैसे हैंडल करें, ये कस्टोडियन ने कभी भी इस बारे में गहन विचार नहीं किया। तो इस चीज़ को हम देखेंगे, क्योंकि ये एक मेजर क्रॉनिक प्रॉब्लम है जिसको बार बार बताया गया और कई बार प्रॉब्लम की गई, लेकिन हर बार कस्टोडियन ने अपने हाथ खड़े कर दिए। हर बार कस्टोडियन ने कहा कि हमारे पास इसकी कोई वो नहीं, समाधान नहीं है। एक कस्टोडियन है जिसका सेकंड फ्लोर पर माल रखता है, वो 5 लिफ्ट लगाई हुई हैं उसने, 1200 टन वो कैसे 3 घंटे में लिफ्टों से उतारेगा। लेकिन ये कह के जी इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा है, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ऐसा है तो उसे बदलो ना, उसमें इंप्रूवमेंट लाओ ना। कोई 2-4 महीने की बात नहीं है, 4 साल से यही चलता आ रहा है, लेकिन उसको कोई किसी ने सीरियस एफर्ट्स दिखाए नहीं, जो जिम्मेदार लोग हैं। इसलिए कोशिश करेंगे हम कि इसको जिस भी लेवल पर जाकर एड्रेस करना पड़े हम करेंगे। एयरपोर्ट ही नहीं, और जो दूसरे ड्राई पोर्ट्स हैं, CFS ICDs जो हैं, वहाँ पर भी क्या है कि जो बेसिक सुख सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए, जो हम डिज़र्व करते हैं कस्टम ब्रोकर, वो सुविधाएं वहाँ पे नहीं है। बेसिक सुख सुविधाएं, जैसे वहाँ पर आपको बाथरूम की प्रॉपर सुख सुविधाएं नहीं है, वो डर्टी रहते हैं। कई बार इस चीज़ को एड्रेस किया गया। आज हम कहते हैं कि वुमेन को साथ साथ मैन के साथ साथ आगे बढ़ना है। अगर वहाँ पर बेसिक सुख सुविधाएं अगर नहीं हैं तो उनके लिए वहाँ पर काम करना आसान नहीं है, और यही वजह है कि वुमेन वहाँ पर डिस्करेज होती हैं, वो आती नहीं हैं। एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, जो वहाँ पर कस्टोडियन है और जो अथॉरिटीज़ हैं जो उस एरिया को कंट्रोल करती हैं, गवर्न करती हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दें जिससे वुमेन इनकरेज हो और हमारे साथ मिलके काम कर सकें। वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें एड्रेस होना ज़रूरी है। जितने भी ड्राई पोर्ट हैं वहाँ पर भी, खासकर तुगलकाबाद और पड़पड़गंज, यहाँ पर कोई किसी तरीके का डेवलपमेंट नहीं हुआ पिछले 8-10 सालों से। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट वहाँ पर चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सर, बहुत ही बारीकी से आपने प्रॉब्लम्स को समझा है, जिस बारीकी से समझना चाहिए। और एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे कि जो कस्टम ब्रोकर होते हैं, उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? कस्टम ब्रोकर के लिए बेसिकली क्या है, जैसे मैंने अपने मैनिफेस्ट में भी डाला है कि कस्टम ब्रोकर के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हमारे कस्टम ब्रोकर रेगुलेशन 2018 में ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप जाकर अपने इंपोर्टर एक्सपोर्टर को वेरीफाई करेंगे। ये बड़ा एक अजीब बात है कि जिस कस्टम ब्रोकर के KYC जिसके अंदर GST है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इशू किया है, वो हम सबमिट करते हैं। पैन कार्ड है, वो गवर्नमेंट ने इशू किया है। उसका IC कोड है, वो गवर्नमेंट ने इशू किया है। अगर ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने इशू की हैं उसको, तो कुछ वेरीफाई करके ही की होंगी ना। अगर वही चीज़ हम सबमिट कर रहे हैं तो उसको रीवेरीफाई करने के लिए कस्टम ब्रोकर के ऊपर जिम्मेदारी क्यों है? और कई बार ये देखा गया है कि अगर कोई गलत काम करके इंपोर्टर एक्सपोर्टर अगर भाग जाता है तो उसको पकड़ के लाने के लिए प्रेशर दिया जाता है कस्टम ब्रोकर के ऊपर। ये गवर्नमेंट को समझना होगा कि कस्टम ब्रोकर पुलिस नहीं है, हमारे पास लिमिटेड अधिकार हैं। कस्टम ब्रोकर को पुलिस की तरह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये दबाव डाला जाता है कि तुम अगर पकड़ कर नहीं लाओगे तो तुम्हारा काम रोका जाएगा। तो ये स्थिति ठीक नहीं है। मैं ये बदलाव लेके आना चाहता हूँ। जो गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट इशू किए हैं उनको, जो मैंने अभी नाम गिनाए, GST सर्टिफिकेट, पैन कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, आपका क्या नाम से IC कोड है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने कुछ वेरीफाई करके ही किए होंगे ना। उसके बाद फर्दर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रह जाती है? तो ये बदलाव हम, ये मेजर चीज़ें हैं जिसको हमें एड्रेस करना होगा तुरंत। हाँ, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। एक आधे और मुद्दे हैं ऐसे, उनमें से एक है G-Authority का। हमारे यहाँ क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जो H कार्ड कर लेते हैं और उनको 6-8 महीने का, साल भर का एक्सपीरियंस जब हो जाता है तो वो एलिजिबल हो जाते हैं G-Authority के एग्ज़ाम देने के लिए। वो एग्ज़ाम पास करते हैं, उनको G-Authority दे दी जाती है। अब ये कंडक्ट एग्ज़ाम कस्टम ही करता है, लेकिन क्या हमारे यहाँ एक बना हुआ है सिस्टम कि अगर मेरे किसी एम्प्लॉय ने G-Authority दिल्ली कमिश्नरेट से की है
तो उसको दूसरे कमिश्नरेट में उस जी कार्ड को एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल वो दादरी जाता है तो दादरी के कमिश्नरेट ये बोलते हैं कि आप दादरी में जी कार्ड बनवाइए, तब आप दादरी के कस्टम में काम कर सकते हैं। अब पूरे हिंदुस्तान में कस्टम्स तो एक ही है, लॉ भी एक ही है, CBLR भी एक ही है, तो फिर ये दोहरा मापदंड क्यों? अगर एक मेरा एम्प्लॉय एक जगह कस्टम के एग्जाम को क्वालिफाई कर चुका है तो ऐसा क्या बाकी रह गया कि जो दूसरे कमिश्नरेट कहता है कि मैं उसको नहीं मानता? इसको पैन इंडिया वैलिड क्यों नहीं कर दिया जाता? ये अगर इसे पैन इंडिया वैलिड कर दिया जाए तो ये बहुत सारी सुख सुविधा हो जाएगी, लोगों की परेशानियां कम हो जाएंगी। एक और इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे कस्टम ब्रोकर के, एक रेगुलेशन है 7(2). अब देखिए इसमें मज़े की बात क्या है, जब कस्टम ब्रोकर लाइसेंस दिया जाता है कस्टम्स के द्वारा तो उस पर लिखा आता है वैलिड पैन इंडिया, मीन्स वो ऑल ओवर इंडिया वैलिड है। आप खुद इसे लिख कर दे रहे हैं, कस्टम डिपार्टमेंट खुद लिख के दे रहा है वैलिडिटी पैन इंडिया। लेकिन 7(2) क्या कहता है रेगुलेशन 2018 का, कि जिस कमिश्नरेट से आपको लाइसेंस मिला है वहाँ पर पहले आप 2 साल काम कीजिए, जब 2 साल पूरे हो जाएं तब आप दूसरे कमिश्नरेट में एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? एक तरफ आप लिखते हैं कि वैलिड पैन इंडिया और दूसरी तरफ कहते हैं कि 2 साल तक पैन इंडिया नहीं है, आप जा ही नहीं सकते, 2 साल तक काम करो। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को भी ख़त्म करना है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट में हायर अप्स में इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया है, तभी ये चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं पिछले 3-4 साल से। अपने ही बनाए हुए कानून में कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट किया हुआ है डिपार्टमेंट ने। ये भी एक समस्या है जिसको मैं